दो फिर, पंखे को बंद कर दो ना। कुछ लोगों के पास जर्किन नहीं है, फिर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। आ जाओ, बैठ जाओ, फिर चर्चा चालू करते हैं, है ना। अभी हम सब किसान जो इकट्ठा हुए हैं, इनके पास केला लगा हुआ है या लगाने वाले भी हैं? लगा हुआ है, सभी के पास है। लगाने वाले भी है। ऐसे भाव में है नहीं है ना, उसके वहाँ में लगाएंगे। अच्छा, लगाएंगे। ये एक थोड़ी सी विडम्बना है कि गड़बड़ियाँ हो रही है कुछ कुछ। इधर आ जाओ। कुछ कुछ दिक्कतें हैं केले की खेती में। उन्हीं दिक्कतों को सुनकर समझकर हम एक थोड़ा सा गांव-गांव में जाकर चर्चा कर रहे हैं कि आपको समस्या क्या है और क्या हम मिलजुल कर उस समस्या को दूर कर सकते हैं। ये एक समझने की हम चेष्टा कर रहे हैं। हमसे मतलब एक किसानों का संगठन है, बी किसान एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग चाहो तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो ये निमाड़ अंचल है, यहाँ पर अभी पानी अच्छा हो रहा है। कुछ तो नर्मदा जी के कारण है ही अच्छा, कुछ नहरें बढ़ गई है जो उनके कारण अब जहाँ पानी नहीं था वहाँ भी पानी का डेवलपमेंट आ गया है। सोयाबीन है, डालर चना है, या मक्का है, या कपास है, ये जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ रहा है ना, वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो उन गाँवों के लिए ये फसलें दूसरे नंबर पे रहेगी। पहले नंबर पे जो फसलें रहेगी वो केला है, गन्ना है, पपीता है, अदरक है, जो साल भर की फसलें हैं, जो साल भर हम पानी दें और थोड़ा ज़्यादा आउटपुट ले ले, वो फसलें रहेगी। हम चाहें या ना चाहें, हम ऐसी फसलों पर जाना ही पड़ेगा जो 365 दिन पानी लेने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेटेड लैंड बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हम ग्रुप ने केले को संभाला है कि केले में क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या ठीक कर सकते हैं, और कैसे हम ये नर्मदा बेल्ट जो है पूरा ओंकारेश्वर से बड़वानी और कुक्सी से बड़वा, ये जो 150 किलोमीटर की पेरीफेरी है, इसको हम हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर कैसे एक्सपोर्ट हब बना सके, केले का एक अच्छे खासा एक डिजाइन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी यहाँ पर अटैच हो। अभी आप जिस क्षेत्र में हो, ये पीपलगोन वाला एरिया, तो यहाँ कोई व्यापारी ही नहीं है। यहाँ पर जो व्यापारी आता है वो भी 50-100 किलोमीटर से आता है। उसके बावजूद आपने केले लगाए हैं, डेयरिंग करी, ये अच्छी बात है। और उसके बाद ये लॉकडाउन जैसा सीन वापस बन जाता है, कभी एक्सपोर्ट बंद होता है तो 2 रुपए किलो आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति आगे न बने भविष्य में, इसके लिए हम अभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मेरा नाम बलराम किसान है, मैं बड़वानी के पास एक तलून करके गांव है छोटा सा, वहाँ रहता हूँ मैं। और मैं 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहे हैं। हम किसानों का एक संगठन है जिसमें सीखने और सिखाने की मुहिम चलाते हैं। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे डालेंगे किसान पाठशाला लिखेंगे तो आपको हमारी सारी जानकारी मिलेगी। ये सारी डिटेल्स जो है, हम नर्मदा बेल्ट पे क्या कर रहे हैं या एमपी के बाहर हम क्या कर रहे हैं, आपको जानकारी मिलेगी किसान पाठशाला पर जाएंगे तो। मैं पिछले 2006 से तो किसान पाठशाला चला रहा हूँ, लेकिन केले को हमने 2010 से देखना चालू किया। सबसे पहले निमाड़ अंचल में 6x6 पे केला मेरे खेत में लगा था। कुछ मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ 5x7 पे हमने लगाया था। जब से हमें समझ में आया कि केले में किस दिशा में बढ़ना चाहिए। फिर 2014-15 में हमने टिश्यू कल्चर लैब बनाया, उसमें भी किसान ही है, रेवा फ्लोरा के नाम से टिश्यू कल्चर लैब है, जहाँ हम केले के, बांस के, गन्ने के पौधे तैयार करते हैं। उसके बाद अभी 2021 में हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है, एफपीओ। फार्मर प्रोड्यूसर मतलब किसानों का संगठन, किसी एक व्यक्ति की वो जागीरी नहीं है। जो किसान चाहे उसमें इकट्ठा हो सकता है, और केवल किसान इकट्ठा हो सकता है। खेती किसानी वाला व्यक्ति ही उसमें रहेगा, जिसके पास खेती नहीं है वो उसमें नहीं ज्वाइंट हो सकता, उसके पेपर के नॉर्म्स में नहीं आएगा। 1 अप्रैल 2021 को हमने एफपीओ बनाया है। आप गूगल पे लिखेंगे बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो आपको हमारे एफपीओ की सारी जानकारी मिलेगी। वो ओपन है,
कौन उसमें काम करने वाले हैं, कौन सदस्य है, कौन कौन सा काम कर रहा है, कितने लोग हैं, सारी जानकारी मिलेगी। उस एफपीओ में हम थोड़े से काम कर रहे हैं जो केले को लेकर विशेष है। रास्ता चालू ही रहता है नहीं यहाँ पे, हाँ, वो आवाज में थोड़ा गड़बड़ करेगा। एफपीओ के जरिए नर्मदा बेल्ट में केले को प्राथमिकता लेकर के हम कुछ चरणों में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अभी जो दिक्कतें हैं, जो हम 4 दिन से मैं मीटिंगें ले रहा हूँ, अगले 8 दिन और लूंगा, मैं गांव-गांव जाकर पूछ रहा हूँ कि आपकी समस्या क्या है। तो ये हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये मैंने वो बतलाया। अभी आप मित्रों ने केला लगा रखा है, कुछ ने पहले से लगाया होगा, कुछ ने इस साल लगाया होगा। तो पहले मैं आपके क्वेश्चन समझना चाहूंगा कि यहाँ पर पीपलगोन में केले में दिक्कत क्या है और आपको केले में क्या सुधार करना है। थोड़ा सा आप लोगों की चर्चा बताएंगे तो मैं फिर उस पर ज़्यादा समझ पाऊंगा और यहाँ से डेटा अच्छे कलेक्शन कर पाऊंगा। आपके पास किसके पास केला है वो थोड़ा मुझे बताएंगे तो ठीक रहेगा। आप कितना है केला आपके पास? 5500 कटिंग पे है या अभी छोटा है या 75% पंच निकल चुका है, फल आ रहा है? ओके। और बाकी जो 25% है वो पंच निकाल नहीं रहे। एक समस्या तो ये है, अटक गया है, ठंडी में अटकता है। हाँ, वो कैसे निकालेगा? ठीक है। और दूसरी समस्या ये है कि जो 75% पंच निकल चुका है, हाँ। जो बेबी अपन छोड़ेंगे हाँ। वो कब छोड़ना चाहिए अपन? ओके। और 7x5 में लगा हुआ है हाँ। केप का। ओके, 7x5 पे। अच्छा, और किसी की कुछ है क्वेश्चन? केला और है किसी के पास? कुछ चर्चा करोगे तो मुझे मजा आएगा आप लोगों से बातचीत करने में। कुछ ऐसा केले में लग रही समस्या है या नॉर्मल? अपने पास एक 6x5 में हाँ, उसमें पौधे लगाए थे उसी समय, मतलब कम से कम 1-2 फीट के होकर तो 4-5 वो चले गए हमें, मतलब गैप फिलिंग हो गई हाँ। है। हाँ, पौधे मर जाते हैं। हाँ, सब दवाई वगैरह जो भी डाली थी दुकान से दी थी, सब कुछ कवर नहीं हो पाया। कौन से महीने लगाया था? ये जुलाई में लगाया था। जुलाई में लगाया था। बारिश अपने यहाँ 10 अगस्त को आई थी, जुलाई में शायद बारिश इस साल नहीं थी। हिमाचल में 10 अगस्त को पानी आया था, मैंने तारीख नोट किया था इस बार। कुछ शुरुआत हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था, उस समय आपने पौधा लगाया था तो कुछ धामे जा रहे थे। नहीं, वो तो बड़े हुए ना, उसके 2 फीट 3 फीट 4 फीट के हो गए, फिर भी मर रहे। उसमें मैंने वो डाली थी, थोड़ी ग्रामोक्योन डाल दी थी और ग्लाइसियल थोड़ी मिलाई थी पीछे में, और ग्रामोक्योन 50-60 है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइसेल और ग्रामोक्योन पौधे को जिंदा रखने के लिए या मारने के लिए? मारने के लिए, पर वो चारे के लिए डाल दी। तो वो तकलीफ में आएगा ना, तो बिल्कुल गलती से डल गई। विचार वो करें, उसमें दिक्कत आएगी। खरपतवार के लिए डाली थी, पर वो मैंने सोचा कि ये थोड़े पौधे क्यों मरे, बाकी तो पूरे खेत में डाली थी ना। थोड़ों पे ज्यादा असर हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई पंप डालने वाला शायद उनके नजदीक ज्यादा गया होगा, इधर दूर रहा होगा, एक वो भी कारण हो सकता है। एक तो एक बड़ा तो बड़ा इतना बड़ा पौधा हो गया, उसमें भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें पहले। हाँ, हमारा 1 जुलाई का है 1 जुलाई में लगा, अभी तक मतलब बंच नहीं निकला, एक भी बंच बाहर नहीं आया। और उसमें नीचे अच्छा। के पत्ते काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? नीचे के पत्ते काटना चाहिए कि नहीं? ठीक है, एक गैप फिलिंग जा रही है, दूसरा पत्ते काटना चाहिए नहीं, तीसरा फ्लावरिंग आ रही है तो वो अटक रही है। और किसी का प्रश्न है? पत्ते आप पीले क्यों पड़ रहे हैं ज्यादा? अभी इस 15 दिन में पड़े होंगे ना 15 थोड़ा। दिन में। बेबी कब सोना चाहिए? ऊपर तक पूरे पीले पड़ रहे हैं। हाँ, और बेबी कब सोना चाहिए? नया बेबी का प्रश्न। आप लोग किसान पाठशाला के चैनल को देख रहे हो, देखते हैं। देखते हैं उसमें लगभग ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, सबका इलाज मैंने दे रखा है। देखो फल जो अटकता है उसका इलाज भी दे रखा है। 2980 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला पे, जिसमें फल को पूरा निकालना, वो अटकेगा नहीं, उसका फ्रूट केयर करना, लगभग सारी चीजें मैंने उसमें बतला रखी है। ये उस समय का फोटो है ना। ये जो कुछ फोटो हम दिख रही हैं, ये चारामार का असर दिख रहा है, कुछ उसमें फंगस दिख रही है एक पत्ते में। ये जो एक में दिख रहा है ये फंगस है,
और ये जो दूसरे पौधे हैं इनमें ये चारामार का असर है, जो नीचे पे लग गया है ना, ये ग्रामोक्सोन का असर है। नमस्ते, आइए आइए। जमीन से खत्म हो गई। हाँ, जमीन से खत्म होंगे। तो एक तो केले में चारामार कभी भी डालना नहीं चाहिए हमने, कोई सी भी दवाई नहीं। कोई सी भी चारामार केले की फसल में डालना उपयुक्त नहीं है। चारे को हाथ से निकलवाओ या कल्टीवेशन करके निकलवाओ, ये फिक्स हमें समझकर आगे बढ़ना है। पहला डिसीजन ये लो कि केले की खेती कर रहे हैं तो चारामार खरपतवार नाशक हम खेत में न ले जाएं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आएगी नहीं। दूसरा एक और कारण हो सकता है, जब गर्मी से बारिश में महीना परिवर्तित होता है तो जमीन तपी हुई रहती है, फिर हल्की बारिश आती है, फिर उसमें नई नई फंगस आती है, उसको बोलते हैं सॉइल बोर्न डिसीज। मौसम जब परिवर्तन होता है उस समय बीमारियां एक अलग तरीके की आती है, और जनरल मौसम चलता है जब बीमारियां अलग तरीके की आती है। ये भी संगीत सुनाएगा आपने को। क्या है ये? गाय के लिए रोटी। गौशाला की है। पीले पत्ते जो हो रहे हैं, फोन आ रहा था, पीले पत्ते जो हो रहे हैं वो ठंडी ज्यादा आने के कारण आएंगे। उसमें हमें ताजा पानी डेली चलाना पड़ेगा। अभी ठंडी में अमोनियम सल्फेट या सल्फर का प्रयोग करना पड़ेगा, और पोटेशियम ह्यूमेट का प्रयोग करना पड़ेगा। 1000 पौधे पे सप्ताह में एक बार 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट चलाना है। ये अपने जैसे भुट्टे निकल रहे हैं तो उसमें अमोनियम चल जाएगा क्या? हाँ, चलाना ही पड़ेगा तो भुट्टे अच्छे आएंगे। और ये दुकान वाले बोल रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन की वजह से डंडा लंबा जो आ रहा है हाँ। टपक जाता है नहीं। टपकता भी है। इसमें दो तरह की बातें अलग अलग है। अभी इसमें समझना क्या है, किसी किसान के यहाँ जो खाद का डोज चल रहा है और डंडा लंबा नीचे आ रहा है, मतलब उसके यहाँ नाइट्रोजन ठीक है या ज्यादा है, उसको फिर नहीं देना चाहिए। अभी भैया ने जो प्रश्न पूछा कि कुछ आ गया है, कुछ अटक रहा है, निकल नहीं रहा है, तो उसको तो नाइट्रोजन देना पड़ेगा ना, ऐसी बात है। जो अटक रहा है। क्योंकि ठंडी जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी वैसे बंच अटकेगा, ऊपर ही रह जाएगा, उसके पंजे पास पास में आएंगे। डंडा लंबा आना चाहिए तो वजन आएगा, तो लेंथ आएगी, वादा आएगा। अगर फल निकला और गर्दन पे अटका और पंजे पास पास में रहे तो वजन भी कम आएगा, उसकी लेंथ भी कम आएगी। तो ऐसे खेतों में हमें नाइट्रोजन देना पड़ेगा। जिन खेतों में डंडा ऑलरेडी लंबा आ रहा है, मतलब उसमें है ज्यादा, उसमें नहीं देना पड़ेगा। तो हर खेत की परिभाषा अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि फल आ रहा है तो यूरिया बंद कर दो। जैसे यूरिया और अमोनियम की जो बोरी मार्केट में आ रही है, तो यूरिया बेटर रहता है कि वो अमोनियम ज्यादा बेटर है? अभी ठंडी में अमोनियम ज्यादा अच्छा है। ठंडी में यूरिया की बजाय सल्फेट वाली चीजें देना चाहिए, उसमें सल्फर आता है जो यूरिया में नहीं आएगा। फिर आपको अलग से सल्फर डालना पड़ेगा, सल्फर फिर आपको अलग से देना पड़ेगा। जो अमोनियम भी आया, सल्फर भी आया, दोनों आए। कॉम्बिनेशन के लिए कोई एक चीज बता दो कि उसी को डालें। अमोनियम सल्फर नहीं, सल्फर भी नहीं। फिर से बतलाता हूँ मैं। हाँ अमोनियम सल्फेट के अंदर सल्फर आता है, हाँ। ठंड में अमोनियम ज्यादा प्रयोग करो। यूरिया के अंदर सल्फर आता नहीं, यूरिया डालोगे तो सल्फर अलग से डालना पड़ेगा। अमोनियम का प्रयोग करो ठंडी में, जनवरी पूरा अमोनियम का प्रयोग करो। 1000 पौधे पे कितनी करना? खेत की कंडीशन देखकर, अंदाज पंचे दामोदर जाना नहीं है ना। फोटो वीडियो भेजो, अभी सोनी जी भी आएंगे, उनको आपका नंबर ले लो, खेत का वीडियो भेजो तो वो गाइड कर देंगे। ओ भगवान इधर प्रकट हो जाओ, ये है भूपेंद्र सोनी जी, इनका नंबर रखो। आपके खेत में जो जो ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है, कुछ बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी चीजें उनको वीडियो भेजने पर ही पता चलेगा। खेत को देखने पर पत्ते कितने, हाइट कितनी, महीना कौन सा, पानी कैसा दे रहे हो, अपना नाम पता बोलना है, कौन सी कंपनी का पौधा लगाया, ऐसा एक 2 मिनट का वीडियो बना करके भैया को भेजना है। तो ये आपको गाइड कर देंगे कि इसमें क्या काम करें, है ना। ज्यादा सही वही है। ठंडी में मोटा मोटा ध्यान रखो, अमोनियम सल्फेट प्रयोग करो, पोटेशियम ह्यूमेट का प्रयोग करो। लगे अगर अपन ने अभी तक पोटेशियम फुलवेट नहीं चलाया है तो सप्ताह में एक बार 1000 पौधे को 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट देना है, ठंडी ठंडी पूरा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो ज्यादा ही अटक रहा है उसको एक स्पेशल अलग से ड्रेंचिंग करना है। जिन किसानों का कमल ऊपर ही अटक रहा है, पूरा नीचे आ नहीं रहा है, 150 लीटर पानी, उसमें
15 किलो डीएपी, 10 यूरिया, 5 पोटास, 3 मैग्नीशियम, 1 फास्फोरिक एसिड, और अलग से सप्ताह में एक बार जिंक का प्रयोग करना है ताकि फास्फोरस अपटेक अच्छे से हो। इसका कॉम्बिनेशन हम 1000 पौधे पर सप्ताह में 1 से 2 बार देंगे तो पूरा फल निकल के नीचे तक अच्छे से आएगा। ये हर वीडियो में मैंने ठंडी वाले वीडियो में बतला रखा है, तो इसका प्रयोग करना है हमें। इसका थोड़ा सा मैं बता रहा था, घोलने का जो तरीका है, जैसे डीएपी लोग डाल देते हैं, घुल ही नहीं पाता है, हाथियों की सबसे बड़ी परेशानी। तो उसमें इनका प्रकार अलग अलग होता है। फास्फोरिक हम ड्रम में डालते हैं तो कैसा हो जाता है वो, कभी ड्रम को हाथ लगाया डालने के बाद गरम है ना, तो उसका स्वभाव कैसा है, यहाँ पे गरम, पर फील्ड में जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। यूरिया का कैसा है, पानी में डालने पे यहाँ पे ठंडा लगेगा पर वहाँ पे गरम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या डालना है, पानी, उसके बाद फास्फोरिक एसिड, उसके बाद डीएपी डालना है। अगर आपने पहले डीएपी डाला तो घुलना दिक्कत करेगा। ये चीजें छोटी छोटी सी है, अगर हमें कतार का पता चलेगा तो शायद सही से हम दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी ठंडी में ये प्रिकॉशन रखना है। एक्चुअली जो केला लगा रहे हैं ना, उन्होंने एक चीज का और ध्यान रखना है, केले का पौधा आया या गठान आया, हम खेत में केले बाद में लगाए, पहले गन्ना घास लाओ और पूरे खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर गन्ना घास लगाओ, ताकि ठंड में ठंडी हवा अंदर ना घुसेगी, गर्मी में गर्म हवा अंदर ना घुसेगी। गन्ना चरी जो गाय भैंस की 2, 3, 4 कटिंग आती है, वो एकदम पैक हो जाना चाहिए, ऐसे 2-2 फीट पे लगाना है। इस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी जो पूरे नर्मदा बेल्ट में मेन हमें समस्याएं दिख रही है, बैठते के साथ अंकल ने भी बोला कि 2 रुपए किलो रहेगा तो हम भी केला लगाना अभी नहीं सोच पाएंगे आगे। तो ज्यादा बड़ी विकट समस्या है कि रेट एक जैसा कैसे रहे, इस पर हम थोड़ा फोकस करें। इसके लिए सोनू भाई आप एक अगुवाई कीजिए, आप दोनों भाई क्या करो, यहाँ जितने किसान हैं केला जो लगा रहे हैं आपके यहाँ आपके आसपास, उनको एक पोर्टल पे लेके आओ, एक जगह पे उनका नाम नंबर सब रखो, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाओ, पीपल गोन किसान पाठशाला, ठीक है, उसमें सोनी जी को और संदीप जी को, इनको भी शामिल करो, ताकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से चर्चा में रहे। बहुत सारे व्यापारी हैं हिंदुस्तान में जो हमसे अच्छा केला खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे केले के कुछ मापदंड है, कुछ पैमाने हैं। क्या मापदंड है कि जिस दिन माल कटिंग पे आए उस दिन आपके फल में जितने पंजे हैं उतने पौधों पर पत्तों की संख्या होनी चाहिए। अगर आपका फल 9 पंजे का है तो उस पौधे में 9 पत्ते होना चाहिए, ये कम से कम पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी, अभी ठंडी चल रही है तो खेत में चिलिंग इंजरी ना आए, केले को तोड़ने के बाद उसका छिलका खींचना है तो लाल 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 नहीं दिखना चाहिए, उसमें क्लीन हरा दिखना चाहिए। केले को तोड़े तो उससे पानी टपकना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इससे अच्छा व्यापारी रेट ज्यादा देता है। नीचे के केले की लंबाई 7 इंच की होना चाहिए, सबसे नीचे की केले की लंबाई 7 इंच की होना चाहिए, जो आखिरी पंजा है। हमारे खेत में 12 पंजे आए हैं, हमने बहुत मीटिंगें सुनी, बहुत देखा समझा, एक पंजा कम कर दिया, दया आ गई, भैया बहुत बोलते हैं 11 रखे हैं, ऊपर पत्ते 7 है, पंजे 11 हैं, तो ऐसा दिखेगा। ऊपर का फर्रा, नीचे की बाल्टी, नीचे से चिपक जाएगा ना, ऐसा दिखेगा। तो इसमें जब व्यापारी आएगा ना, तो नीचे के 2-3 पंजे वो या तो आपसे तुड़वाएगा, हो चुका है तो। ऐसा हो चुका है ना। तो हम पहले दिन ही इसका फ्रूट केयर करें। अभी 2980 नंबर का वीडियो आप देखोगे तो मैंने उसमें सारी चीजें बताई है कि ठंडी में क्या ध्यान रखें, उस पर दवाई क्या डालें, मिट्टी का स्प्रे करना है, कुछ दिमाग नहीं लड़ाना, कोई इमिडाक्लोपिड नहीं, कोई मच्छर भगाने की दवाई नहीं, कुछ डालना नहीं। जो फल निकला है उसमें मिट्टी का स्प्रे करना है ताकि ठंडी ना लगेगी, उसको चिलिंग इंजरी नहीं आएगी। बंच पे पंजे कितने रखना, ये बहुत बड़ा साइंस है। जो थड़ है हमारा केले का थड़, इसकी नीचे से टेप से नापना है मोटाई। फल पूरा एक सामान तो नहीं निकलता है, आगे पीछे आएगा, आगे पीछे आएगा। हाँ, आप तो आगे पीछे में वो ऐसा क्या डालेगा, मतलब कभी निकल रहा है, कभी केला आ गया, उसके स्प्रे जो होगा अपना, हाँ, मिट्टी का स्प्रे कैसे करना है, जैसे दाग बनेगा, केला का दाग बनेगा। हाँ, मिट्टी का स्प्रे मैं बता ही इसलिए रहा हूँ कि केले पर दाग आए, मिट्टी का मिट्टी का दाग आए।
वो इसलिए है कि सामने पूरा जनवरी ठंड है, 15 फरवरी 20 फरवरी तक ठंड रहेगा, बर्फ तो अभी गिर रही है, ये बादल के कारण ठंडी नहीं लग रही, बादल छटे कि हमें स्वेटर पहनना पड़ेगी, ठंडी वापस आएगी। तो केले को क्या स्वेटर पहनाया आपने? कुछ नहीं पहनाया ना। तो मिट्टी का जो स्प्रे करेंगे वो केले के ऊपर स्वेटर का काम करेगा। नागा साधु जो रहते हैं वो अपने शरीर के ऊपर भभूति मलते हैं। ये जो शरीर के रोम छिद्र हैं इसमें भभूति का लेपन आ गया तो उनको न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है। जब वो पकेगा, फल पकेगा तो दाग मिल जाएंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, मैं कंप्लीट बताता हूँ आपको। दो हो जाएगा। मिट्टी आपके हाथ पे लगी, फल पे लगी, पत्ते पे लगी, तो मिट्टी धुलने के लिए है। ज्यादा जोर से रगड़ दोगे तो खिर जाएगी। आपने क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन डाल दिया, आपने 5234 डाल दिया, आपने 1261 डाल दिया, तो ये है हार्मफुल। ये जहां लगेगा, अगर वहां ज्यादा लग गया तो चमड़ी को खराब करता है, वो दाग नहीं जाता। मिट्टी में आप पूरे केले को नहला दो, गाड़ दो, मिट्टी उसके ऊपर सुखा दो। जिस दिन माल कटेगा उस दिन 2 पानी की टंकी लगती है। वो पंजा कटता है, पानी में जाता है, उसको हिलाते हैं, फिर दूसरे पानी की टंकी में जाता है, पूरा दाग निकल जाता है। वो दाग रहता ही नहीं, एक्चुअल में मिट्टी रहती है। तो मिट्टी लगाना ही इसलिए है कि ठंडी का असर नहीं हो, वो जरूरी है। मच्छर जो डंग मार रहे वो सारे हट जाएंगे। माइट्स, थ्रिप्स, इल्ली, फंगस मिट्टी के स्प्रे से आता नहीं। हम इसकी बजाय क्या स्प्रे करते हैं? हम स्प्रे करते हैं एमिडा, फंगीसाइड और एक तरह का खाद और एक उसमें जादू की डब्बी। भाई केले के बंच पे जो स्प्रे करते हैं वो क्या होता है? एक तो मच्छर भगाने की एमिडा क्लोपिड फिक्स है या एक्टारा, 2 में से कोई एक डलेगा, कोई दवाई जो सिस्टेमेटिक है। उसके साथ में 2-in-1 फफूंदीनाशक डलेगा, कॉन्टेक्ट सिस्टेमेटिक। उसके साथ में एक खाद या तो 05234 या 1261 ऐसा कोई सा खाद डलेगा। उसके साथ में एक जादू की डब्बी डलेगी जो हमारे पौधे को बहुत अच्छा कर देगी। वो करते ही हैं हम, वो घोल करके हमने स्प्रे किया, आखिरी का पंप नहीं हिलाया और वो नीचे बैठ गया, वो जाएगा, वो आपके सारे केले खराब होने वाले, क्योंकि वो चमड़ी खराब कर देगा केले की। दूसरा एमिडाक्लोपिड है या जो भी सिस्टेमेटिक दवाई है, केले पे स्प्रे किया तो वो है सिस्टेमेटिक, मतलब केले के अंदर जाएगी। एमिडाक्लोपिड स्प्रे किया तो वो केला उसको सोखेगा, मतलब इसके जो रोम छिद्र हैं वो खुले, फिर उसने सोखा और अपने शरीर में बिखराया। सिस्टेमेटिक काम हुआ ना। अभी इससे क्या हुआ? उस केले की सारी मांसपेशियां, एंजाइम सब एक्टिवेट हुए, पूरा फोटोफ्रेमिंग ओपन हुआ। अब उस दिन रात को आपके यहाँ ठंड आ गई तो क्या होगा? ठंड भी अंदर जाएगी। ठंड अंदर गई तो वो उसके केले के छिलके के पानी को बर्फ बना देगी, जमा देगी। एक बार वो फ्रीज हुआ तो जब ये केला कट के बिकेगा और उस राइपनिंग चेम्बर में इथिलीन गैस डालेंगे तो वो केले के छिलके के ऊपर ठंड लग चुकी है। मतलब हमको यहाँ अगर ऐसा ये स्क्रैच मारा, ये सफेद सफेद हो गया, अगर ये सफेद सफेद हो गया तो ये क्या हुआ? ऊपर की चमड़ी को ठंड लग गई, स्किन खराब। ऐसे केले की चमड़ी को ठंड लग गई तो वो राइपनिंग चेम्बर में इथिलीन गैस डालने से वो गैस अंदर नहीं जाएगी, केले के गूदे के पास नहीं जाएगी, तो वो केला पकेगा नहीं बराबर, हल्दी पीला कलर नहीं आएगा, हरा पीला आएगा, खाकी पुट्टा कलर आएगा। तो उस हल्दी पीले कलर नहीं आने से वो व्यापारी के पास से माल बिकेगा नहीं। तो हमने क्या किया? अनजाने में, हमें जानकारी नहीं, आज तक आपके पास ये जानकारी नहीं थी कि मिट्टी डालने से अच्छा होगा, तो आज से शुरुआत करो। हमारे पास आज तक जानकारी थी दवाइयां बेचने वालों की, पौधे बेचने वालों की, अभी तक हम वो कर रहे थे। ठीक है, अभी फ्री वालों की जानकारी, एक प्रयोग करके देखो, मिट्टी का स्प्रे करो तो जो फोटोसिंथेसिस, जो स्टोमा है वो खुलेगा नहीं, वो पैक रहेगा, उसके ऊपर मिट्टी का लेपन हो जाएगा तो ठंडी नहीं लगेगी। मिट्टी को कोई भी माइट से, थ्रिप्स से, इल्ली खाता नहीं। इनका लीवर नहीं रहता है। मिट्टी के अंदर आता है क्ले, मैं साइंटिफिक बात बता रहा हूं, मिट्टी के अंदर आता है क्ले। ऐसा प्राणी जिसका लीवर नहीं है वो क्ले खाता है तो वो पचता नहीं, फिर उसको भूख लगती नहीं। माइट्स, थ्रिप्स रहेंगे लेकिन केले को नुकसान करते नहीं।
इल्ली रहेगी, नुकसान करेगी नहीं। थोड़ी सी मिट्टी खाई, एक बार अंदर गई, भूख लगना बंद। अभी क्या करेगा? घूमो फिरो ऐस करो। जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या खाएगा? ये साइंस है। आप गूगल पे देखोगे CVR के नाम से आप लिखोगे यूट्यूब पर, गूगल पर CVR स्प्रे। एक साइंटिस्ट है, एक किसान थे, उन्होंने इजाद किया, उन्होंने बहुत सारी फिर शोध किए, वो साइंटिस्ट के दर्जे पर आ गए हैं। चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी उनका नाम है, जो तेलंगाना स्टेट से हैं और हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने मिट्टी के स्प्रे पर पेटेंट लेके रखा है कई सारा। एक पेटेंट है उनका चावल पर। चावल लगाने से लेकर कटने तक उसमें कुछ डालना नहीं, केवल मिट्टी का स्प्रे करना हर 7 दिन में। उस चावल में विटामिन कुछ अलग आते हैं, और वो चावल अगर जिसको रतौंधी आती है, रात में शाम को सूर्यास्त के बाद दिखता नहीं, उस व्यक्ति को वो चावल खिलाते हैं तो उसकी रात की रोशनी आ जाती है। किससे? केवल मिट्टी का स्प्रे करने से। अंगूर में वो मिट्टी का स्प्रे करते हैं, केले में मैं मिट्टी का स्प्रे करवाता हूँ। वो अंगूर यूरोप में बिकता है डबल रेट में। जिस अंगूर पर इमिडाक्लोपिड का स्प्रे है वो बिकता है गल्फ कंट्री में, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, ओमान, यहाँ पर। यहाँ का रेट नॉर्मल है। रेसिड्यू फ्री अंगूर बिकता है यूरोप में, वहां का रेट डबल टिबल है। ये आप गूगल पे जाओगे आपको मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या है, हम किसानों तक वो जानकारी आती है जिसमें कुछ पैसा बनता है। ऐसी कोई जानकारी नहीं आएगी जिसमें पैसा नहीं बनता। मिट्टी के स्प्रे से कोई पैसा नहीं बनता। आपके खेत के बाहर की मिट्टी 5 फीट गहरा गड्ढा करो, उसमें से ऊपर से नीचे की मिट्टी निकालो, 200 लीटर पानी में 20 किलो मिर्च पे डालो, चने पे डालो। हमारे निमाड़ में कई सारे किसान चने केवल मिट्टी के स्प्रे पे पका रहे हैं, कोई इल्ली आती नहीं। मैंने कई सारे वीडियो किसान पाठशाला पर डाल रखे। कपास केवल मिट्टी के स्प्रे से पका रहे हैं, कोई स्प्रे करते नहीं। हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है। तो ये चीज हमको करना है, जब फल निकले उस पर ये स्प्रे करना है ताकि ठंड ना लगे, इल्ली ना लगे, थ्रिप्स ना आए। उसके साथ अभी जो आपके फ्लावरिंग आ रही है इसलिए मैं बतला रहा हूं, उसके साथ जो थड़ है जिसका कमल निकला है उसको नापना है। नीचे कितना मोटा है उसमें 4 का भाग देना है, जो आए उतने पंजे रखना है। शायद सोनू भाई मैंने आपको भी बतलाया था, है ना? अपना तो किया हुआ है। हाँ, जैसे 36 इंच का तने की मोटाई है, 4 का भाग दोगे क्या आएगा? 9 पंजे रखना है। 10वां एक केला छोड़ेंगे, 11वें 12वें को छोड़ेकर डंडा नीचे से तोड़ेंगे, जो कमल है वो नीचे से तोड़ेंगे। उसके साथ साथ उसमें एक टैगिंग करना है। ये काम करना है सप्ताह में एक बार, हर रोज नहीं करना। जैसे आपने पूछा ना स्प्रे कब करना, कोई ऊपर अटका है, कोई नीचे निकल गया, कब स्प्रे करना? इनको उसका जवाब है हाँ सर, इनको बताया था। जी, उसका जवाब है सप्ताह में एक बार। अब सप्ताह में एक दिन कोई सा पकड़ो। उदाहरण के लिए सोमवार मुझे खेत में फ्रूट केयर करना है, फल पर ध्यान रखना है, तो मिट्टी का स्प्रे आप 2 दिन पहले बना लो, वो 24-36 घंटे के बाद में स्प्रे करना है। 2 बार कप्पड़ छान करना है तो रेत अलग हो जाए। क्ले बचेगा, वो बड़ी नोजल जिसमें 8-10 होल है, जिसका मुंह बड़ा है, जो पानी का बौछार दे, धुआं दे, वो नहीं। हम साधारण दवाई छींटते हैं सिंगल होल की नोजल धुआं देने वाली, ये पानी छींटने वाली। तो सोमवार को जितने भी जो ऊपर से आ रहा है, जिसका पहला छिलका हटा है, उस दिन स्प्रे होना चाहिए। जो आधा आ गया उस पे भी स्प्रे कर दो, जिसका डंडा तोड़ दिया उस पे भी स्प्रे कर दो। फल आने से आखिरी भुट्टा आने तक 1-1.5 महीना लगता है, तो 1.5 महीने में आपके 6 सप्ताह लगेंगे। हर सप्ताह स्प्रे करो, जिसपे कर दिया उस पे डबल अगले सप्ताह फिर कर दो, तो आपको दिक्कतें आएगी नहीं, कोई दाग धब्बा फंगस आएगा नहीं, कोई मच्छर लगेगा नहीं। ठीक है, अभी तने की मोटाई 4 का भाग देकर के पंजे रखना है, उसमें टैगिंग करना है। पहले सप्ताह 200 कमल आए, उसके भुट्टे तोड़े तो एक लाल कलर का रिबन बांध दो, ऊन का गट्टा ले लिया, वो दूर से लटकता हुआ दिखे, घर पे डायरी पे लिख लिया 150 कमल लाल कलर। इसमें पैसा नहीं लगा, इसमें केवल दिमाग लगा, लेकिन ये आपके माल के रेट को बढ़ा देगा। टैगिंग करने से रेट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? 2 चीजें होती है, एक रेट बढ़ेगा, दूसरा आपका वजन बढ़ेगा। तो वजन बढ़ने से भी हमें पैसा मिलेगा, टैगिंग करने से वजन कैसा बढ़ेगा? अभी
उदाहरण के लिए आपके पास 4 एकड़ में केला है, 100 लाइनें हैं, 100 लाइनें केले की है, ठीक है। अब माल बेचना पड़ता है तो क्या बोलते हैं, व्यापारी को बुलाते हैं, भैया आपका आदमी को दिखवा लो, माल आ गया है, 1-1.5 गाड़ी माल होगा। क्या बोलते हैं, 1-1.5 गाड़ी माल होगा। ऐसा कोई बोलता है 1 गाड़ी माल है कि 1.5 गाड़ी है कि आधी गाड़ी, फिक्स कोई बोलता है? नहीं बोलता। जब आपके पास टैगिंग किया होगा तो पहला सप्ताह और दूसरे सप्ताह का एक सांचा बिठाना है। पहले सप्ताह 150, दूसरे सप्ताह 350, तो आप क्या बताओगे, 500 बंच, अंदाजन दिख रहा है 20 किलो। आप क्या बोलोगे, मेरे पास 500 बंच कटने को है। आपने डायरी में लिखा है ना, पहले सप्ताह 150, दूसरे सप्ताह 350 लाल कलर, तीसरे सप्ताह काला 500, चौथे सप्ताह पीला, हरा। आपके पास अलग अलग कलर वाइज लिखा है। तो आप व्यापारी को क्या बोलोगे, 10 टन माल है, 500 भुट्टे हैं जो कटेंगे, उस हिसाब से गाड़ी भेजना, तेरे लड़के को एक बार भेज दे, देख जाएगा। अगला बोले 2 गाड़ी माल है कि ना, मेरे को नहीं देना 2 गाड़ी माल। क्या होगा, जो 2 सप्ताह बाद भुट्टा आया वो कम से कम 10 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद कटेगा, तो 2 से 3 किलो वजन बढ़ेगा। आखिरी का जो 10 से 15 दिन है वो वजन बढ़ता है उसका। अब बगैर टैगिंग किए उसमें क्या होगा, वो व्यापारी का कटर घूमेगा, वो भी जाके मालिक को बोलेगा भैया 1-1.5 गाड़ी माल है। मालिक आपसे बात करेगा, 1-1.5 गाड़ी माल है तो भैया मैं 1 गाड़ी भेजता हूं 12 टन की। अभी 100 चास में माल काटना चालू किया, 70 चास में गाड़ी भर गई, ये 30 लाइन का क्या करोगे? या तो पिकअप वाले को बुलाओ, तो वो मरे भाव में मांगेगा क्योंकि वो लोकल में देगा। पिकअप वाले को नहीं बुलाओगे तो आप बोलोगे बलराम भाई वो 30 चास बच गए, कोई गाड़ी भेजो, कोई गाड़ी भेजो, कोई गाड़ी भेजो, इसमें 7-8 दिन निकल जाएंगे। बलराम भाई सोचेगा कि वापस पूरे खेत में परता बैठेगा जब गाड़ी भेजूंगा, तो 30 चास को भेजेंगे का। तो इधर 70 चास में हल्का माल कट गया और 30 चास में जो कटना था वो बच गया, तो इधर 2-2, 3-3 किलो वजन गया। इधर जो बच गया वो फूक कर ढोल बन गया, उसको टिपोरी मारोगे फूट जाएगा। वो अगली गाड़ी में भी लेके नहीं जाएगा उन 15-20 झाड़ को, फटने लगता है, वो फटने लगता है। तो हमारा पैसा 20% पैसा ऐसा मरता है। केवल क्वालिटी पैरामीटर को ध्यान रखने से 20% पैसा बचता है। छोटी छोटी सी बातें, क्वालिटी पैरामीटर में पूरी बाउंड्री पर गन्ना घास चाहिए, मतलब चाहिए। जब भी कमल आए 7 दिन का एक टाइम निकाल करके मिट्टी का स्प्रे करना है और टैगिंग करना है। इसमें पैसा नहीं लगा, इसमें दिमाग लगा। कोई भी व्यापारी को जब आप एथेंटिक डेटा दोगे ना तो उसको लगेगा यार ये सिस्टेमेटिक आदमी है, हर झाड़ पर निशान करके रखा है। उसकी हिम्मत नहीं होगी तुमसे कम रेट में बात करने की, एक नॉर्मल रेट में बात करेगा। पहली शुरुआत हो जाएगी, अट्रैक्शन चेंज हो जाएगी। इसके लिए एक और काम करना है। सुंदर काम क्या है, जितने किसानों के पास केला है एक पोर्टल पर आ जाओ। अभी सोनू भाई के पास केला है, रमेश के पास है, उमेश के पास है, सुरेश के पास है। आप सभी अलग अलग व्यापारियों को फोन कर रहे हो। भाई आपने सोहन भाई को आपने फोन किया, आपने फोन किया, तो सोहन भाई आपके यहाँ अलग से गया, आपके यहाँ अलग से गया, उनके यहाँ अलग से गया। सबकी प्राइवेट बातें हो रही है, किसी को पता नहीं, लेकिन एक ही गांव में है। तो आप एक डायरी मेंटेन करो कि पीपल गोन में या इसके आसपास जो इस ग्रुप में आ रहे हैं, देखो जिससे झगड़ा हो उसको भी ले लो, उसने केला लगाया है ना, पैसे कमाने में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा आपसी, उसके घर खाना खाना नहीं जाना है। लेकिन हमारे गांव में आकर के कोई बाहर का आदमी कम रेट दे, इसके लिए हम इकट्ठे हो जाएं। एक पोर्टल पर आओ, एक ऐसा आदमी जिसका किसी से झगड़ा नहीं हो, उसको बोलो भाई तू बातचीत कर सबसे, किसके यहाँ 5000 पौधे, किसके यहाँ 3000 पौधे, किसके यहाँ 2000 पौधे, किसके यहाँ कब कटिंग आएगी। उसके बाद व्यापारी को बुलाने वाला एक आदमी रखो। आपके यहाँ कटिंग आ गई, सोनू भाई व्यापारी को बुला लेना। आपके यहाँ कटिंग आ गई, सोनू भाई व्यापारी को बुला लेना। तो होगा क्या, व्यापारियों को पता चलेगा कि पीपल गोन में माल जब भी कटिंग आता है बात एक ही आदमी करता है। अभी आपने बुलाया, भैया माल देखने आ जाओ,
नमस्ते। आपने बुलाया माल देखने आ जाओ, तो आप क्या बोलोगे? सोहन भाई, मेरे 3 प्लाट देखने हैं, ये लड़का साथ में जाएगा, भैया वो सुरेश वाला, उमेश वाला, रमेश वाला तीनों दिखा के ले आ। सुरेश, रमेश, उमेश कोई वहां नहीं है, रहना भी नहीं है, उनको रहना है ये सोनू के साथ में इधर। हाँ भाई देख के आ गया, चल बता क्या भाव काटेगा। इतना छोटी सी बात आपने बोली कि उसकी हिम्मत नहीं 10 पैसे कम बताए। वो समझ जाएगा कि ये शिक्षित लोग हैं, ये व्यापारी से बात करना समझते हैं, किस लैंग्वेज में बात करनी है। बात छोटी सी है और सबके खेत में धागा दिखेगा, पंजे कम करे हुए दिखेंगे, बाउंड्री पर गन्ना घास दिखेगी, तो उसको भी मजा आएगा कि यार यहाँ का माल मैं जहां भेजूंगा वहां क्वालिटी आएगी। अभी किसी की यहाँ आधी गाड़ी है, किसी के यहाँ पूरी गाड़ी है, किसी के यहाँ 1.5 गाड़ी है। आपका सौदा क्या होगा? भैया 2 गाड़ी माल है, समझ ले, 2.5 गाड़ी माल है, तू 2.5 गाड़ी पूरा उठाएगा कि नहीं, यहां से सौदा चालू होगा। तो बात छोटी सी है, लेकिन हमें इकट्ठा होना है। इकट्ठे हो जाओ, उसके लिए ही मैं आया हूं। अभी जिनका भी केला लगा हो, आप एक ग्रुप बनाकर इकट्ठे हो जाओ, उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो पूरी गाइडलाइन देंगे। आगे जिनको केला लगाना हो उनको रेट की श्योरिटी चाहिए। जैसे काका जी की बात है कि 2 रुपए किलो हो तो नहीं जाएंगे, तो मैं इसीलिए आया हूं कि 2 रुपए किलो हो तो जाना भी नहीं, क्योंकि शुक्ला 6 रुपए किलो है, 8 रुपए किलो है, तो 2 रुपए किलो को तो गाय भैंस को खिलाएंगे तो हमें 8 रुपए किलो का पैसा मिलेगा, 2 रुपए किलो बेचना भी नहीं। हम कुछ 2-3 पैरामीटर पे काम कर रहे हैं। एक तो जो किसान सक्षम है, खुद केला लगा रहे हैं, उनको संगठित कर रहे हैं। जो किसान पानी वाला है, जिसके पास जमीन है, पानी है, कुछ करने की इच्छा है, लेकिन पैसों का अभाव है, वो कर्मठ है, कर सकता है, लेकिन 2-3 साल से मार खा रहा है, घर में शादी आ गई, कुछ बीमार हो गए, पैसा नहीं है, केला लगाने की इच्छा है, लगा नहीं सकता क्योंकि केले में पैसे ज्यादा लगे। उन किसानों को पूरा पैसे का सपोर्ट हम देंगे। जो किसान खुद कर सकता है उसको पौधा, गाइडलाइन और मार्केट की 100% गारंटी, 5 रुपए किलो का मिनिमम रेट की गारंटी, इसके नीचे माल नहीं कटेगा। कब? जब 100% फॉलो करोगे, इसके ऊपर ही कटेगा, इसके नीचे नहीं कटेगा। ये एक हम श्योरिटी लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो किसान पैसे में सक्षम नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास हमें क्या चाहिए? उनके पास हमें चाहिए ड्रिप, पानी, खुद खेत में खड़े रहकर काम करें, बिजली बिल वो खुद भरेगा। ये कुछ 4-5 चीजें उस किसान से चाहिए। बाकी पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन का खर्चा सब एफपीओ देगा। एफपीओ मतलब कौन? हम सब किसानों का संगठन। उस किसान से पहले हम एफपीओ में रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि वो खुद भी एफपीओ में शामिल रहे। क्यों? उसी की कंपनी उसी के खेत में काम करेगी ना। यहां तक समझ में आया? इसके बाद पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, माल को बेचना, ये सब काम एफपीओ करेगा। तो आपको मार्केट ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, पहले से तय है कि आप कहां माल बेचोगे। इसके साथ साथ जो रेशो हमने तय किया है कि जो पैसा लगा रहा है संस्था, इस पे भी बाहर से निवेश आ रहा है, तो उनको हमने क्या बताया है, खर्चा काटने के बाद, जितना खर्चा लगा वो कटने के बाद, किसान का 70%, एफपीओ का 30%। कम से कम हम 4 कटिंग का एग्रीमेंट करेंगे, 3 साल में 4 कटिंग माल लेंगे। माल तो आप सिर्फ 9 कटिंग तक खरीदेंगे, एक ही बार लगाने का माल हम 9 बार तक खरीदेंगे, लेकिन 4 कटिंग के बाद हम जो 70-30 का रेशो है उससे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हम 30% लेंगे नहीं। भाई पहले साल खर्चा लगा, दूसरे साल सीखने में आया, तीसरे साल कमाई आई, चौथे साल दोनों ने मिल बांट के अच्छा खाया। 5वीं बार की जरूरत नहीं है, आप सीख गए, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया। आपने एक बार दूसरी कटिंग अच्छी ले ली, तीसरी अच्छी ले ली, चौथी में जरूरत नहीं सीखने की। तो चौथी कटिंग होने के बाद एफपीओ आपसे जो हिस्सेदारी है उससे बाहर हो जाएगा। आप ही का पैसा, आप ही का माल, आप ही समझो। माल खरीदेंगे 9 कटिंग तक, उसका राइटिंग करेंगे। तो ये 2 दरवाजे हैं, ये 2 दरवाजों से हम किसान तक पहुंच रहे हैं।
एक जो आप कर रहे हो उसमें हमसे गाइडलाइन ले लो, अच्छे रेट में माल बेचेंगे। दूसरा, जो सक्षम किसान नहीं है वो चाहे तो पैसा हम खर्चा कर देंगे, साथ में आ सकते हैं। मिनिमम रेट मिनिमम 5 रुपए का रेट। कि 7 रुपए? हाँ, किसान नहीं, 7 रुपए होना चाहिए। 5 में क्या मिलेगा? पहले मैं एक 6 महीने पहले घूमा था, जब मैंने 8 रुपए का मिनिमम रेट बोला था। मैं सागर कोपड़ेकर जी को लेके घूमा था, आपने कोई ने मीटिंग अगर अटेंड करी हो तो आप आए थे। उस दिन बोला था 8 रुपए का मिनिमम रेट। वो आदमी 8 रुपए का एग्रीमेंट करने को तैयार थे। उस समय हमारी पलकें खुली नहीं, हम सो रहे थे। आज जो एग्रीमेंट कर रहा है वो 5 रुपए का कह रहा है। तो 5 रुपए में क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है कि 5 से ऊपर नहीं देंगे। ये समझने का फर्क है। मार्केट में 8 रुपए बिक रहा है तो 8 रुपए बिकेगा, 12 रुपए बिक रहा है तो 12 रुपए बिकेगा। मार्केट 4 रुपए बिके तो आप एफपीओ की कॉलर पकड़ो, मेरा 5 में काट के ले जा। 5 रुपए मिनिमम कम नहीं है, लेकिन हम उसको समझे कि ये कम है, तो जैसे खेती कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। फिर इसमें आपके और कोई प्रश्न हो तो बताओ। और कुछ चर्चा है आपके लिए? लगभग मैंने सारी बातें बतलाने की कोशिश करी है जी। पंच जो निकल रहा है, हाँ, उसका साइज बढ़ाने के लिए, उसका साइज बढ़ाने के लिए जो नीचे का पंजा रहता है, हाँ वो ऊपर का तो 8 या 9 इंची रहता है, हाँ पर नीचे का नहीं रहता हूँ। हाँ, नीचे का नहीं रहता। उसी के लिए मैंने 2 बातें तो बोली है, तीसरी बात और बोलता हूँ। एक बात है मिट्टी का स्प्रे करना है, दूसरा तने की मोटाई नाप करके पंजे कम करना है। ये 2 काम किए तो नीचे का 7 इंची आ जाएगा। तीसरा काम, ठंडी के कारण जड़ें रुक जाती है, पौधा डोरमेंसी में चले जाता है। तो 2980 नंबर का वीडियो देखना है, मैंने उसमें कुछ ड्रेंचिंग बताई है। जो अभी बोला था 150 लीटर पानी, डीएपी, फलाना ढिमका, ये 7-7 दिन में देना है 1000 पौधे को। एक काम और करना है, ठंडी जैसे ज्यादा बढ़े उसमें चूने को ड्रिप से चलाना है। 10 लीटर पानी, 1 किलो चूना घुल जाए, जो गर्म उबाली लाए वो चूना नीचे बैठ जाए 1 आधे घंटे में। ऊपर का पानी 1000 पौधे पर ड्रिप से चलाओ, और ठंडी ठंडी हर 15 दिन में 1 किलो चूना ड्रिप से चलाओ। जड़ों के पास रहेगी गर्माहट, गर्माहट रहेगी तो जड़ें पौधे का भोजन उठाना चालू रखेगी। ठंडी में जिनकी फ्लावरिंग आ रही है, पौधा रुक जाता है, भोजन उठाता नहीं, तो उसकी जो मांसपेशी है उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो वो केला जो छोटा है वो छोटा ही रह जाएगा, जो बड़ा है बड़ा ही रह जाएगा। तो उसमें एक चूने का प्रयोग और चालू कर दो, आपके लेंथ में फर्क आएगा। चला दिया ना, लगभग सारा काम कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं है ना? और किसी की कोई चर्चा है? हाँ, शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। उसका एक क्राइटेरिया तय है कि आप किसान होना चाहिए, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है और 100 रुपए का एक शेयर है। जिस दिन आप शेयर होल्डर बन जाओगे, वो मेरा एफपीओ नहीं रहेगा, आपका भी हो जाएगा। शेयर होल्डर मतलब हम उसके मालिकाना अधिकार रखते हैं, और वो शेयर होल्डर बन सकते हैं हमारे पास बजट कितना है उसके हिसाब से। जैसे मैंने उस एफपीओ में 1 लाख रुपए डाल रखे, मैं 1 लाख रुपए का हिस्सेदार हूँ। सिंह साहब ने 1 लाख रुपए डाल रखे, ये उतने के हिस्सेदार हैं। आप 50,000 डालोगे तो उतने के हिस्सेदार रहोगे, 5,000 डालोगे तो 5,000 के हिस्सेदार रहोगे। अपना अपना बजट, इस हिसाब से हम उसके शेयर पार्टनर बन सकते हैं। एक सदस्यता आ सकती है। जो किसान पैसे नहीं डाल सकता, वो केवल 1000 रुपए के रजिस्ट्रेशन से भी जुड़ सकता है। जिसके पास बजट नहीं है, मेरे को शेयर पार्टनर नहीं बनना है लेकिन सदस्य बनना है, तो 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क है, उससे वो उसमें सदस्य भी बन सकता है, तो उसको भी फायदे मिलेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ऐसा है कि केवल उसी तहसील या विकासखंड के लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ बड़वानी के हैं, हाँ, बड़वानी जिला है, तो यहाँ कतरा और करगन जिले जी। में आपको किसान को कैसे जोड़ सकते हैं? बराबर बात है। एक्चुअली मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा हूं। मैं एक बात वो किया है गवर्नमेंट ने, वो एफपीओ बना रही है गवर्नमेंट।
जैसे हमारे यहाँ बड़वानी में अदरक के नाम पे एक एफपीओ बना है, तो उसमें अदरक लगाने वाले किसान हैं। एक एफपीओ बड़वानी में बना है बांबू को लेकर के, उसमें बांस लगाने वाले किसान हैं। हमने एफपीओ नहीं बनाया, हमने बनाया एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो इसमें पूरे भारत के किसान जुड़ रहे हैं, जो इच्छा रखे वो जुड़ सकता है। हम जिला, तहसील, राज्य तक सीमित नहीं है, हम पूरे देश के किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। हमने जो क्राइटेरिया तय किया है, गवर्नमेंट हमें 1 रुपए की मदद करे या ना करे, हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं। प्राइवेट एफपीओ प्राइवेट नहीं होता है, प्राइवेट दिमाग से चल रहा है कि हमें गवर्नमेंट के 1 रुपए की मदद की लालसा नहीं, वो करे तो स्वागत है। जैसे एफपीओ में इकट्ठे होंगे तो हमको केले के पौधे पे सब्सिडी चाहिए, तो हम एफपीओ का लेटर बना के कलेक्टर को देंगे कि हम 15 किसान हैं, 2 लाख पौधे लगा रहे हैं, हमको सब्सिडी दो। गुजरात में हर साल देते हो, निमाड़ में एक बार दी, उसको 4 साल बाद देते हैं। तो ऐसे हम आवेदन देके उनसे सुविधाएं लेंगे। वो तो हॉर्टिकल्चर तो देगा, परंतु इक्विटी ग्रांट लेने के लिए जैसे हाँ। आप जो एफपीओ सरकार गठित कर रही है, हाँ। आपने बड़वानी का अदरक का तो 15 लाख तक अगर शेयर होल्डर है किसान, हाँ तो 15 लाख सरकार देगी इक्विटी। हाँ, तो आपके इसमें हमको नहीं चाहिए 15 लाख। अगर हम सब्सिडी खाने के चक्कर में दौड़े और वो 15 लाख लेने के लिए केवल बड़वानी में बैठे, तो आपके पीपलगोन में केले के विकास के लिए हम आ नहीं पाएंगे। फिर आप लोग अगर उस तरीके से करना चाहो तो यहाँ वाले आप कर सकते हो। हमको 15 लाख भी नहीं चाहिए, और हम किसान गवर्नमेंट से सुविधा लेने की चेष्टा नहीं कर रहे। हम गवर्नमेंट को 3% जो एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे भारत से, उसको 30% पर ले जाकर दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट की जीडीपी में बढ़ोतरी करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये हम कर सकते हैं, हम किसान इकट्ठे हो तो कर सकते हैं। अगर हम केवल सब्सिडी तक गए तो शायद हमसे अच्छे काम छूट जाएंगे और हम कुछ कुछ कामों पर रुक जाएंगे। बगैर उसके हम कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या? सही मार्गदर्शन, सही रेट में खरीदी वाला आदमी। मैंने मेरे विचारों से पकड़ा है केला, आप लोग उसमें मिर्ची पकड़ सकते हो, आप लोग उसमें अदरक पकड़ सकते हो, आप लोग उसमें लहसुन पकड़ सकते हो। वो अपने अपने विवेक से जो आगे अगुवाई कर सकता है वो आदमी पकड़ सकता है। हमारी इसमें अभी रसावट के लिए एफपीओ का गठन हुआ है, कुशावर तहसील फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हाँ, वो अच्छी बात है, उसमें रहना चाहिए, और उससे हम कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं। वो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, वो तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और वो सबसे सुंदर मंशा है, वो उसमें इकट्ठे होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक एफपीओ में हो तो दूसरे में नहीं रह सकते। कितने भी एफपीओ में आप शेयर पार्टनर बन सकते हो, अलग अलग मतलब की जुड़ सकते हैं। वही सरकार की मंशा है कि अगर आप इकट्ठे होंगे तो बार्गेनिंग। हाँ, वो पावर आपके पास रहेगा। आपके पास होना चाहिए। यस जब तक यस FPO यस, सही बात है। वो आपकी बात और दिशा एकदम 100% सही है, और उस दिशा में हमको सबको आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए अपन बैठक भी रख रहे हैं। यही है जो सरकार की सोच है कि किसान जब तक लाभकारी मूल्य की तरफ कब जाएगा। हाँ, लाभकारी मूल्य की तरफ जाने के लिए उसको हाँ। ऐसे संगठन खड़े करना संगठन खड़े करना ही और पड़ेगा। संगठन खड़े करके जब वो बाहर की किसी कंपनी से जुड़ेगा जी जी, तब वो बार्गेनिंग कर पाएगा। तब बार्गेनिंग पावर उसके पास आएगा। और सही बात। बार्गेनिंग करने के लिए उसको जो बाहर खरीद रहा है उसकी क्वालिटी आपको किसान को मेंटेन करना पड़ेगी। क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। क्या वही मैंने कुछ 2-4 चीजें बताई कि आपको पंजे कम करना है, आइट साइड गन्ना घास लगाना है। ये जो व्यापारी को चाहिए वो मैं पैरामीटर बतला रहा हूँ, तब आप निश्चित लाभ की तरफ जा सकते तभी निश्चित लाभ की तरफ जा सकते हो। सही बात है। हो। और जैसे अभी हमारे यहाँ के किसानों को हाँ, और जो एफपीओ है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। हाँ हमने ये सोचा था कि जैसे केले के लिए है हाँ एक सह्याद्री करके महाराष्ट्र में है। हाँ, सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड। हाँ लिमिटेड, उनका विजिट किसानों को करवाना चाहिए कि जैसे करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्या उससे किसानों को एक संबल मिलेगा कि वहाँ के सही बात है। किसानों को उन्होंने कैसे जोड़ा है सही है। एक मार्केट से। वहाँ जो खेती होती है उन्होंने भी यहाँ हाँ एक टाई अप करने का बोला था बायोरे से कि जैविक हाँ। का केला लगाने का। हाँ तो अभी तो केला उन्हीं के पास इतना है हाँ। कि या दूसरी चीजों के लिए यहाँ वो आना चाहते हैं। मैं सह्याद्री फार्म प्रोड्यूसर का आपने नाम लिया, उनकी कुछ डिटेल दूंगा मैं आपको। सह्याद्री फार्म प्रोड्यूस विलास सिंधे जी चलाते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, उनका सबसे बड़ा काम है अंगूर में। वो एक छोटे से किसान थे, फिर उन्होंने अंगूर बेचना चालू किया, फिर अंगूर बेचे तो उनका अंगूर फेल हो गया, कुछ
कंटेनर फेंकना पड़ा। फिर जो किसान थे उन्होंने बोला भैया तुम हमारे किसान के बीच का लड़का है, उन्होंने घर खेत बेच करके उन किसानों को पैसा चुकाया। ये उस आदमी की खूबसूरती है। तो फिर सारे किसानों ने सपोर्ट किया उनका कि भैया हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम सह्याद्री फार्म कर रहा है। उनके साथ हमने 2016 में जुड़ करके सबसे पहले सह्याद्री फार्म प्रोड्यूसर को केला खरीदना बेचना बलराम किसान के साथ सीखा उन्होंने। जलगांव के पास चोपड़ा करके एक तहसील है, वहां पर हमने 100 किसान इकट्ठे करके जलगांव खानदेश कृषि क्रांति एक समिति बनाई। उसमें सह्याद्री, रेवा और जलगांव का जो खानदेश है, सबसे पहले सह्याद्री फार्म को मीटिंग हुआ रेवा में, बड़वानी में। उसके बाद जलगांव, खानदेश, चोपड़ा में एक ग्रुप बनाया। उनके साथ में हमने सह्याद्री के साथ उत्तर भारत में घूम करके 70 व्यापारी अटैच किए। मैंने ही अटैच किए हैं। आप सिंधे जी को पूछोगे, बलराम भाई हमारे साथ आए थे तो वो बताएंगे। आज वो माल जो डोमेस्टिक में बेच रहे हैं ना, तो वो अपने ही व्यापारियों के साथ डील कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। या पीपलगोन में वही बात मैं रख रहा हूं। चोपड़ा में सबसे पहले एक पैक हाउस बनाया। चोपड़ा शहर में घुसोगे, उसके बाहर एक महमूद बागवान का फार्म था, उसमें हमने पैक हाउस बनाया। तो सह्याद्री ने क्या किया, फर्टिलाइजर दिया, हमने रेवा का पौधा दिया और उन किसानों को शिक्षित किया। वहीं का एक व्यापारी, चोपड़ा का एक व्यापारी महमूद बागवान, उनके खेत में आज 5वीं कटिंग चल रही है। 5x7 पर पहले पौधा लगाया। जलगांव का सबसे पहला एक्सपोर्ट। चोपड़ा के पास में एक गांव है, ये मनोज का गांव कौन सा है, चोपड़ा से 8 किलोमीटर पे एक गांव है, अनिल रामदास पाटिल उस किसान का नाम है। 5x7 पर 2016-17 में उन्होंने रेवा का पौधा लगाया और जलगांव का सबसे पहला एक्सपोर्ट सह्याद्री ने किया, रेवा के पौधे से एक्सपोर्ट किया। हम सब जुड़े हुए हैं और उन्हीं का दिशा निर्देश में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपने सह्याद्री का विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। और इसीलिए सह्याद्री का क्या था कि मेरे गांव में किसान जैसे लहसुन भी लगाते हैं। हाँ। तो रेसिड्यू के कारण जैसे कैसे हम जुड़ेंगे। हाँ। इसीलिए ये जैसे हमारा जो कुशावर्धक कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, एक कतराव तहसील की है। हाँ। क्या था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मिर्ची के लिए केवल निमाड़ी लाल को मिला था। निमाड़ी लाल। हाँ। और हम क्या थे कि ये जो बायोरे है, जैविक खेती, इसमें क्या था कि किसान जैविक खेती तो कर रहा था, परंतु वो केवल कपास खरीदते थे, दूसरी फसलें नहीं खरीद रहे। दूसरा नहीं खरीद रहे। तो कलेक्टर मैडम को पता था कि ये 22 साल से जो एफपीओ चल रहा है, बायोरे, तो हमको कपास के लिए दिया है। बराबर, क्योंकि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में एक ही दे रहे थे। हाँ, एक ही प्रोडक्ट देंगे। तो कतरावत को स्पेशल मिला कलेक्टर महोदय के अनुग्रह पे। बराबर, अच्छी बात है। उसमें हमें जैसे 10 गांव जुड़े हैं, उसमें 5 डायरेक्टर, 5 प्रमोटर हैं। हाँ। अभी हमने कम से कम 150-200 हमारे सदस्य बन चुके हैं। बराबर। और हमारा शेयर होल्डर 2000 है। अच्छा। वो हमने इसलिए रखा है कि जैसे आपने बोला, सरकार क्या कि अभी किसान जो छोटा किसान है, सरकार की जो मंशा है, आपने जो बोला कि बड़ा किसान है, भाई बड़ा किसान तो सब कुछ अपना लागत खर्चे लगा के कर सकता है, परंतु छोटे किसान के पास उसको माल बेचने के ये बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। उसका एफपीओ का यही है कि जैसे एनसीडीएक्स में जैसे यहाँ का किसान सोयाबीन बोता है, उन्होंने यही बताया था कि एफपीओ की जो मंशा है, उसके अंतर्गत जो किसान जुड़ा है, जो छोटा किसान है, अपना सोयाबीन जी लोकल व्यापारी को बेच देता है। तो हमने ये सोच बनाई कि हम अगर हम 50 किसान हैं और 1-1 क्विंटल उनसे खरीद करके एक गाड़ी पैक करके हम सीधे बेच सकते हैं। तो जो छोटा किसान है उसको भाव भी मिले, सही बात है, और सही समय पर उसको एक पैसे की भरपाई हो, आवक भी हो जाए, आवक भी श्योर हो जाए, सब तरह के उसको भाव मिलते हैं। सही बात है, ये हमारी सोच है। एकदम सही है। अंकल, आपका परिचय भी दीजिए और मोबाइल नंबर बताइए ताकि ये वीडियो और किसानों तक जाए और आपसे आसपास के जो जुड़ना चाहते हैं आपको फोन करके जुड़ लेंगे। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भगवंत सिंह मंडलोई जी, रहने वाला अमलाथा का हूँ जी, और मेरा मोबाइल नंबर है 997735 9438। 997735 9438। बराबर है। ये पहल एकदम सही है और इस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहिए।
हम उसी पहल को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए हम आज यहाँ पर बैठे भी हैं। तो आगे आप लोग समझिए कैसे इस दिशा में आगे बढ़ना है, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। जिसको पैसे की मदद चाहिए उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, जो खुद सक्षम है उनको गाइडलाइन और मार्केट अवेलेबल कराएंगे, है ना सोनू भाई? अभी अगुवाई आपको करना है, भैया उनको करना है, क्योंकि खुद को आगे निकलना पड़ेगा। अभी उदाहरण मैं देता हूं आपको, हमने अगुवाई करी तो आज बलराम आपके सामने बैठा है और बलराम बोल रहा है कि मैं पूरे नर्मदा बेल्ट को सबसे बड़ा केले का बिजनेस हब बनाने की क्षमता रखता हूं। क्यों मैं कह पा रहा हूं कि मैंने अगुवाई करी तो कुछ पीछे से सपोर्ट आ रहा है, कुछ आपके जैसे आप लोगों का सपोर्ट आ रहा है, तो हम इतनी बड़ी बात कर पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आकर यहाँ न बैठूं तो हम अलग अलग बातें करते रहेंगे, यार मेरा 3 रुपए बिक रहा है, मेरा 2 रुपए बिक रहा है, मेरा तो लेने नहीं आ रहा है। ये चीजें दिक्कतें आएगी। और एक प्रश्न मेरा था, हाँ, जैसे केला लगा रहा है, जैसे आपने न्यूनतम 5 रुपए रखा है, हाँ, तो केला लगाने वाला एक पौधे पे उसका खर्च क्या आएगा? हाँ, ये मैं बोलना भूल गया था। हम जो गाइडलाइन देते हैं वो 2 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चे की गाइडलाइन देते हैं। मैक्सिमम विपरीत परिस्थिति रही तो 2.5 रुपए किलो तक खर्चा जाएगा। इसके ऊपर की हम गाइडलाइन ही नहीं देंगे, इसके अंदर की रहेगी। प्रोडक्शन कास्ट 2 से 2.5 रुपए रहेगा और मिनिमम इनकम आपकी 5 रुपए रहेगी। अगर हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं एकड़ पे तो कम से कम 2 लाख निकलेगा। ये इंश्योरेंस रहेगा, श्योरिटी रहेगी। इसके ऊपर फिर जो हमने वेट ज्यादा ले लिया, हमने ज्यादा रेट में बेच दिया, वो बोनस पॉइंट है हमारे पास। तो हम 2 रुपए किलो से ज्यादा का खर्चा बतलाते नहीं है, उस दिशा में जाएंगे ही नहीं। हम ये जो मैंने बताया ना अभी कि मिट्टी का स्प्रे करना है, गन्ना घास लगाना है, अभी गन्ना घास नहीं लगाओगे तो मार्केट से नेट खरीद के लाओ। अब उस नेट को अगर आप खर्चे में डालोगे तो हमारी बेवकूफी उसको केले पकने से कोई रिलेशन नहीं नेट का, वो ठंड रोकने के लिए नेट लगेगी। अभी ठंड रोकने के लिए गन्ना घास लगा दो ना, जिस दिन पौधा लगाया तो वो ज्यादा अच्छे से ठंड रोकती है। तो हम ऐसे प्रयोगों पर ज्यादा जाते हैं और खेती करते करते यही प्रयोग बतलाएंगे भी। ठीक है, राम राम। ओके, मेरा मोबाइल है आपके पास?